आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? लसिका, अस्थि, स्नायु और कंडरा। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो कौन सा इसमें जो है वो संयोजी ऊतक है? लसिका, अस्थि, कंडरा या फिर स्नायु। तो इसका सही जो कूट के आधार पर है 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, ठीक है, और 1 2 3 4। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 1 2 3 4, ठीक है। पर चारों जो हैं वो संयोजी ऊतक है, क्योंकि संयोजी ऊतक शरीर के अंगों को, ठीक है, शरीर के अंगों को, शरीर के अंगों को, ठीक है, शरीर के अंगों को, ऊतकों को आपस में जोड़ने तथा शरीर को आकार प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार कह सकते हैं कि रक्त भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। अस्थि जो है वो संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है, क्योंकि यह पंजर का निर्माण करके शरीर को आकार प्रदान करती है। यह मांसपेशियों को सहारा देती है और शरीर के मुख्य अंगों को भी सहारा देती है। यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है। जब दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक से जुड़ी होती, मतलब दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं, उन्हें स्नायु कहते हैं, उन्हें स्नायु कहा जाता है, ठीक है। और यह ऊतक बहुत ही लचीला और मजबूत होता है, यह बहुत ही लचीला और मजबूत होता है। तो दो अस्थियां जब आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक से जुड़ती हैं तो उन्हें स्नायु कहते हैं, और स्नायु ऊतक जो है बहुत ही लचीला और मजबूत होता है। और अगर एक बात करें कंडरा की, तो कंडरा भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कंडरा भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, ठीक है। क्योंकि कंडरा जो है वो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है और कंडरा मजबूत और सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। उपास्थि भी एक प्रकार का उपास्थि भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। एक ठोस प्रोटीन और शर्करा जो उपास्थि होती है, यह एक ठोस प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है और यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। और उपास्थि जो है वो नाक, कान, गला और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। रुधिर और लसिका जो है, मतलब कि अगर लसिका की बात करें और रक्त की बात करें तो ये दोनों जो हैं वो तरल संयोजी ऊतक होते हैं। इसीलिए विकल्प जो है इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि लैंगरहैंस कोशिका और हार्मोन्स का श्रावण, इनमें से कौन से कथन जो है वो सही है, ठीक है। अल्फा कोशिका से सोमैटोस्टेटिन, ठीक है, बीटा कोशिका से इंसुलिन और गामा कोशिकाओं से ग्लूकोन उत्सर्जित होता है। तो कौन सा युग्मों के आधार पर कौन सा कथन जो है वो सही है? 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3, या फिर 1 2 3। तो जो इसका सही जो आंसर है, जो इसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2। तो दूसरा कथन ही इसका जो है सही जो है सुमेलित है, बाकी जो है दोनों गलत है। क्योंकि आग्नाशय जो ग्रंथि होती है यह एक संयुक्त ग्रंथि है
जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। अंतःस्रावी अग्नाशय लैंगरहैंस कोशिकाओं से निर्मित होता है। ठीक है। साधारण मनुष्य के अग्नाशय में लगभग 10 से 20 लाख लैंगरहैंस द्वीप होते हैं, जो अग्नाशय ऊतकों का 1 से 2% होता है। प्रत्येक लैंगरहैंस द्वीप से 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें अल्फा और बीटा कहते हैं। अल्फा कोशिका से ग्लूकोन और बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो ग्लूकोज के नियमन के मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन कोशिकीय ग्लूकोज अभिग्रहण और उपयोग को बढ़ाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। रक्त में ग्लूकोज का नियमन सम्मिलित रूप से 2 हार्मोन्स इंसुलिन और ग्लूकोन के द्वारा किया जाता है, जबकि वाई कोशिका से जो है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स का श्रावण होता है। मतलब कि अल्फा कोशिका से ग्लूकोन और अल्फा कोशिका से ग्लूकोन और गामा कोशिकाओं से सोमैटोस्टेटिन और बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन्स जो है स्रावित होता है। इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है सही। अगला प्रश्न है, रक्त में परिसंचरण के संदर्भ को निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के शरीर में हृदय और पुनः हृदय से शरीर में जाने का मार्ग का सही क्रम है? ठीक है। तो शरीर, अगर परिसंचरण की बात करें तो हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से बना है और जीवित रहने के लिए कोशिकाओं को पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और साथ ही इनके भीतर उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की भी आवश्यकता होती है। हार्मोनों को अंतःस्रावी ग्रंथियों से उनकी लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है और पोषक पदार्थों, गैसों, अपशिष्ट पदार्थ का हमारे शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने का काम जो है रक्त करता है और इसी को परिसंचरण कहते हैं। परिसंचरण तंत्र में वह अंग शामिल होते हैं जो रुधिर और लसिका को शरीर के विभिन्न भागों में लाते और ले जाते हैं। एक पूरे संचरण में रुधिर 2 बार हृदय से गुजरता है। एक पूरे संचरण में रक्त जो है 2 बार हृदय से गुजरता है। एक बार शरीर से हृदय में और उसके बाद फेफड़ों में, और दूसरी बार फेफड़ों से हृदय में और फिर शरीर में। तो रक्त के संचरण का जो क्रम होता है, सबसे पहले इसमें दायां अलिंद, उसके बाद दायां अलिंद, फिर उसके बाद आएगा दायां निलय, फिर बायां अलिंद और फिर बायां निलय। इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है कथन और कारण पर आधारित है। इसमें है कि कोशिका के तन को विलयन में रखे जाने पर जल परासरण विधि द्वारा कोशिका में चला जाएगा और जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है। तो कौन सा कथन जो है सही है? ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है परंतु आर गलत है। ए असत्य है किंतु आर सही। तो कौन सा जो है कथन जो है सही है? तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ए आर दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या जो है वो कर रहे हैं, एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में गर्भस्थ शिशु के एरेथ्रोब्लेस्टोसिस विकार से ग्रसित होने की संभावना अधिक रहेगी? RH माता, RH प्लस माता, RH माइनस शिशु, RH माता प्लस RH प्लस शिशु, या RH प्लस माता, RH प्लस शिशु, या RH माइनस माता, RH शिशु।
यहाँ पर बात करें अगर RH की, तो RH क्या है? RH यहाँ पर एक एंटीजन है जो लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है। यह एक RH एंटीजन रेसेस बंदर में पाए जाने वाले एंटीजन के समान है। ऐसे व्यक्ति जिसमें RH एंटीजन होता है को RH प्लस, जिसमें यह नहीं होता है उसे RH माइनस कहते हैं। एक विशेष प्रकार की RH अयोग्यता को एक गर्भवती माता या उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण RH प्लस में पाई जाती है। अपरा द्वारा अलग रहने के कारण भ्रूण का RH एंटीजन माता के RH माइनस को प्रभावित नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय माता के RH माइनस रक्त से शिशु के RH प्लस रक्त में संपर्क आने की संभावना बनी रहती है। ऐसी दशा में रक्त में RH प्रतिरक्षी बनना प्रारंभ हो जाता है। इसके प्रतिरोध में एंटीबॉडी बनना शुरू कर देती हैं जो भ्रूण के लिए जानलेवा साबित होती हैं और उसी को खून की कमी और पीलिया हो सकता है। इसी दशा को इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस कहते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए माता के प्रसव के तुरंत बाद RH प्रतिरक्षी इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कारणों में एंटीवायरल औषधि का निर्माण अधिक जटिल कार्य माना जाता है? वायरस की जैव रासायनिक प्रणाली का बहुत कम होना, वायरस द्वारा प्रभावित शरीर को मशीनरी का स्वयं की जीवन प्रणाली की प्रक्रिया के लिए उपयोग, मानव द्वारा एंटीबायोटिक औषधि का अधिक प्रयोग, या परपोषी कोशिका में अत्यधिक तेजी से गुणन। तो कौन सा कथन जो है सही है? 1 और 2, 3 और 4, 1 3 4 या फिर 1 2 3 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 और 2। तीसरा चौथा जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फफूंद जनित विकार है? गंजापन, एथलीट फुट, स्केरियासिस या फिर फायरिया। ठीक है, केवल 1 2 3 या 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। ठीक है, 2। क्योंकि गंजापन जो है वो टिनिया कैपिटस, गंजापन जो है वो टिनिया कैपिटस नामक कवक से होती है। इसमें रोग में सिर के बालों की ग्रंथियां कवकों के द्वारा नष्ट कर दी जाती है, जिससे सिर के बाल टूटने लगते हैं। एथलीट फुट जो है यह ट्राइकोफाइटोन नामक कवक से होती है और इस रोग का संक्रमण संक्रमित जमीन से होता है और इस रोग को रोगाण त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करती है। स्केरियासिस जो है इस रोग का कारक स्केरिस लुम्ब्रिकाइसिस काइडिस नामक निमेटोड है। इसका संक्रमण भोजन के द्वारा होता है। इस रोग में पेट में तेज दर्द होता है। पायरिया जो है वो एंट अमीबा जिंजेवेलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होती है। इसमें मसूड़ों से पस निकलता है और दांतों की जड़ों में घाव हो जाते हैं। इसलिए सही आंसर केवल 2 है, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है कि मोनोसैकेराइड्स रंगीन और जल में घुलनशील होती है, सभी डाइसैकेराइड्स अपचायी शर्करा होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स जल में अघुलनशील होते हैं। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 या फिर 1 2 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1 और 3। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है प्रमुख पोषक तत्व हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 1 अनुपात 2 अनुपात 1 में पाए जाते हैं। इनका मुख्य स्रोत जो है आलू, चावल, गेहूं, मक्का, केला और चीनी तथा गुड़ भी इसके अंतर्गत आते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति के लिए आवश्यक हैं। अधिकांश कार्बोहाइड्रेट की खपत ऊर्जा उत्पादन के लिए होती है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसैकेराइड्स, ये रंगहीन, जल में घुलनशील और रवेदार होते हैं, सरल शर्करा भी कहते हैं।
ठीक है, जैसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज। इसीलिए कथन 1 और 2 जो हैं, एक सही है और दूसरा जो है वो सही नहीं है। डाइसैकराइड जो होता है वो मोनोसैकराइड के 2 अणुओं के मिश्रण से बनने वाली शर्करा है। इसके अंतर्गत सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज आती है। पॉलीसैकराइड जो है अनेक अणुओं के संयुक्त होने से पॉलीसैकराइड का निर्माण होता है। ये जल में अघुलनशील होती है। इसके अंतर्गत सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन आते हैं। इसीलिए इसका बी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कार्य हैं? आंख की पुतली का आंकुचन और विस्तारण, यकृत से ग्लूकोज के स्राव का प्रेरण, वृक्क से एपिनेफ्रिन के स्राव का प्रेरण या लार के श्रावण का नियंत्रण। तो कौन सा जो है तंत्रिका तंत्र का कार्य? 1 और 3, 2 और 4, 1 2 3 4 या फिर 1 3 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 2 3 4, मतलब स्वायत्त तंत्र के चारों जो है कार्य। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए युग्म में से कितने युग्म सही हैं? अम्ल और उनके स्रोत, आर्जेलिक अम्ल, अम्ल पालक, एस्टिक अम्ल, सिरका, मैलिक अम्ल, सेब और फार्मिक अम्ल, चींटी का डंक। तो कितने जो है सही है? ऑप्शन है 1 2 3 और 4। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 4। इसके चारों कथन जो हैं वो सही है। ठीक है, क्योंकि आज अम्ल शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और ये जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन का निर्माण करते हैं। आर्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है, एस्टिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है और लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से यकृत के कार्य हैं? पित्त रस का श्रावण, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन, मृत लाल रक्त कोशिकाओं को कलिकाओं को नष्ट करना और फाइब्रिनोजन का उत्पादन। तो कौन सा जो है सही है? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 4, 1 2 3 या फिर 1 2 3 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 2 3 4, मतलब चारों जो हैं वो यकृत के कार्य। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन भी यकृत के द्वारा ही होता है, जो मानव शरीर के भीतर के रक्त को जमने से रोकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग दृष्टि और श्रवण शक्ति पर नियंत्रण रखता है? हाइपोथैलेमस, मेडुल्ला ऑब्लांगेटा, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना या सेरेब्रम। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कार्पोरा क्वाड्रिगेंटा, सॉरी कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सी ऑप्शन का जो है सही है। मस्तिष्क जो है मानव शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है। यह ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन और अनैच्छिक अंगों के कार्य जैसे तापमान, भूख नियंत्रण, भूख प्यास आदि का नियंत्रण करता है। मानव मस्तिष्क को क्रोनियम जो है क्रेनियम वो बाहरी आघातों से बचाता है। मानव मस्तिष्क का औसत भार 1400 ग्राम होता है। इसके चारों ओर मेनिन्जेस नामक एक आवरण पाया जाता है।
मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में अनेक तंत्रिका कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। मध्य मस्तिष्क में संतुलन एवं आंख की पेशियों को नियंत्रित करने के केंद्र होते हैं और मध्य मस्तिष्क जो है वो 2 भागों का बना होता है, जिसमें कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन और सेरिबल पेंडिकल होता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन जो होता है यही दृष्टि और श्रवण शक्ति पर नियंत्रण के केंद्र होते हैं, और सेरिबल पेंडिकल जो होते हैं, ठीक है, ये मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ते हैं। इसी प्रकार से इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।